नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके वीआईटी पूर्वांचल परिवार में। मैं सौरभ सर और आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर के आए हैं जो हम लोग आज देखते हैं। सोशल साइंस के हिस्ट्री सेक्शन का क्लास 10th में बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने से पहले हमको देखना होगा कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म एक्चुअली हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब राष्ट्रवाद होता है, लेकिन इसमें से कई स्टूडेंट्स को लगता होगा, बच्चों को लगता होगा कि राष्ट्रवाद की धारणा भारत से ही निकली है, लेकिन ये बिल्कुल ही आप कह सकते हैं एक तरीके से सही नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो चैप्टर 1 में हमें बताया गया था कि राष्ट्रवाद जो है वो फ्रांस से निकला था और फ्रांस के थ्रू वो पूरे यूरोप में स्प्रेड होता है और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के थ्रू वो इंडिया में इनरोल होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रवाद जो है वो होता कैसे है। राष्ट्रवाद आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी ऑपरेसर के द्वारा किसी को दबाया जाए, ठीक है, और जो दब रहा है वो अपने आप में डिस्टिंक्शन फील करे। जैसे वो कहे कि मेरा फूड जो है वो अलग है, मेरा कल्चर जो है अलग है, ठीक है। जब उसका फूड और कल्चर अलग है तो वो अपने आप को ऑपरेसर से अलग दिखाना चाहता है, ठीक है। तो इसी वजह से एक कम्युनिटी का बिल्डअप होता है और ऐसे ही राष्ट्रवाद की धारणा उत्पन्न होती है और इंडिया में भी प्री इंडिपेंडेंस के पहले ये धारणा उत्पन्न हुई थी। तो आज के चैनल में हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि जो भी आज हम पढ़ेंगे इसको आप अच्छे से देखेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए। और एक काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना आप चाहें उसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपका प्यार हम लोगों को मिलता रहता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इंडिया के ग्रोथ में मॉडर्नाइजेशन और नेशनलिज्म ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, और वो कॉलोनियल ईरा से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कई बच्चे पूछते हैं कि सर कॉलोनियल ईरा क्या है। ब्रिटिश के द्वारा सेटअप की गई कॉलोनीज को कॉलोनियल ईरा बोलते हैं और वो था प्री इंडिपेंडेंस के पहले का एरिया टाइम। और इसी टाइम से हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स हमें ऑपरेस करते थे और किसके थ्रू करते थे, कॉलोनियलिज्म के थ्रू करते थे, ठीक है ना। और जब हम देखेंगे कि जब एक प्रकार का ऑपरेसर किसी को दबाता है ना, तो हमें ये लगता है कि ये बंदा मुझे दबा क्यों रहा है और उसके अगेंस्ट हम एजिटेट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा फूड अलग, हमारा कल्चर अलग, हमारा पहनावा अलग। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो इस नेम पे आए थे कि हमें क्या करना है, हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत धारणा थी। और इसी तरीके से हम देखेंगे कांग्रेस जो है महात्मा गांधी के अंडर में बिल्डअप होना स्टार्ट हुई, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस बनी हुई थी उसमें हम ये देखेंगे और हमें देखने को मिलता है कि गांधी के पहले जो कांग्रेस थी उसका जो मेन एम था वो पूर्ण स्वराज था ही नहीं। उन्हें बस क्या चाहिए था, उन्हें बस चाहिए था कि किसी भी तरीके से हमें पॉलिटिकल पावर मिल जाए और अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते रहे, ठीक है। और ये भी इसमें देखने को मिलता है कि इसमें दो विचारधाराएं थी, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल का कहना था कि हमें ब्रिटिशर्स के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखनी चाहिए और उनसे जो भी हमें मिले, ठीक है, उसे हमको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए और आज़ादी हमें धीरे धीरे मिलेगी। लेकिन गरम दल का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमें आज़ादी लेनी है, लड़के लेनी है, भले ही उसके लिए हमें जान देनी पड़े, ठीक है। तो गांधी जी का अराइवल इंडिया में होता है 1915 में, 1915 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हर जगह एग्ज़ाम में ये आ जाता है। अभी प्रीवियसली बिहार के एग्ज़ाम में ये आया था कि गांधी जी भारत में कब आए थे, तो वो भारत में 1915 में आए थे। और अभी तो बच्चों आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि गांधी जी बस भारत में आए और फिर उसके बाद क्या उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। गांधी जी भारत में आए और इनके एक पॉलिटिकल गुरु हैं गोखले। कई लोगों को भी नहीं पता होगा कि गोखले कौन थे, वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। और वो जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास, और जब जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक प्रकार से सहयोग देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ।
तो गोखले उन्हें कहते हैं कि भारत में अगर तुमको स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग देना है तो उसके लिए तुम्हें पहले पूरा भारत भ्रमण करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आते हैं और पूरे 2 साल तक आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं स्टार्ट किया था। 1917 तक वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो। इंडिया के सभी पार्ट में जाते हैं, वहाँ की परेशानियाँ, चीज़ों को समझते हैं और धीरे धीरे फिर वो ऐसा यूटिलाइजेशन करते हैं कि भारत में लोग पूरी तरीके से यूनाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कास्ट और क्रीड के अकॉर्डिंग लोग डिफरेंट फेथ को फॉलो करते हैं, फूड भी अलग है, कल्चर भी अलग है। इसको एक करने की ज़रूरत है और वहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना शुरू किया नेशनलिज्म का। क्या कि हम लोग क्या है, एक इंडियन है, हम लोग इंडियंस है। ठीक है, हम लोग ब्रिटिशर्स नहीं है, हम लोग इंडियंस है। हमारा एक खुद का एक कल्चर है, हमारा खुद का एक क्रीड है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे लाइक वेट अ मिनट, जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वही बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो भारत में कांग्रेस थी उनसे वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ दीजिए, हो सकता है कि आपको एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। और कांग्रेस और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, कांग्रेस का साथ मिल जाता है ब्रिटिशर्स को और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिल जाता है और भारत में किसी भी प्रकार का टर्बुलेंस नहीं होता है और आखिरकार ब्रिटिशर्स वहाँ पे जीत जाते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं 1919 में जब नेशनल मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था कई एरियाज में इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक तरीके का हम लोगों को डिच किया था, प्रॉमिस करके उससे फुलफिल नहीं किया, डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया और फिर बाद में मुकर गए। और इस बात से रियलाइजेशन ये बढ़ गया लोगों में कि एक्चुअली में ये ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं ऐसा होता नहीं है। वो लोग किसी भी कह सकते हैं प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं। फिर देखेंगे हम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और ख़त्म भी हो जाता है, ब्रिटिशर्स जीत भी जाते हैं, लेकिन आप हमेशा एक हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखना कि वॉर जो है ना वो बस ऐसे ही नहीं लड़ी जाती, उसके लिए हमें चाहिए होता है मनी चाहिए होता है बेटा। जब पैसा नहीं होगा तो कोई वॉर नहीं होगा। ठीक है, तो वॉर लड़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है पैसा। और इसीलिए हम लोग मोस्टली देखते हैं कि ज़्यादातर कंट्री अवॉइड करती हैं अपने इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए कि हमें वॉर नहीं करना, और छुटपुट वॉर जो हो जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो वो एक प्रकार का न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्टली इन इंडिया में हम जब देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस जो है अब ब्रिटिशर्स के ऊपर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं कर रही है, आगे वो लोग कुछ नए मांग को लेकर के आते हैं और ये बहुत तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया में इंक्रीज हो जाता है डिफेंस का, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का क्या हुआ था, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था वॉर में, जीत तो गए थे लेकिन उसका फ़ायदा उनको कुछ नहीं मिला था। और वो सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा, हमारे प्यारे भारत के ऊपर। जितना भी पैसा उन्होंने खर्चा किया है वॉर में वो कहीं से तो लाएंगे नहीं, वो कहाँ से लेंगे, इंडिया से लेंगे। तो एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है इंग्लिश में, इंडिया वॉज कैश काउ ऑफ ब्रिटेन। कैश काउ मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली गाय, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे जब वॉर ईयर चल रहा था प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मोस्टली आप जब भी देखेंगे कभी भी वॉर होता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, सब लोग वॉर में इंगेज हैं और कंजम्पशन बढ़ जाता है। जब चीज़ों का कंजम्पशन बहुत ही इंक्रीज हो जाता है तो प्राइजेस अप हो जाता है, कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइजेस अप हो जाएंगे। तो जब वॉर हुआ 1913 टू 1918 तक, तो उस टाइम तक ब्रिटिशर्स इंडिया के लोगों को पैसिफाई करने में बहुत ही कह सकते हैं आप कि ये सफल हो जाते हैं। और जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो बहुत ही रैपिडली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, प्राइजेस
बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इंडिया में ऑलरेडी इतनी भूखमरी थी कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इससे ये जो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो क्रिएट करता है नेशनलिज्म को और सपोर्ट करता है इंडिया में। जितने गरीब लोग होते हैं वो एक कॉज पे एक हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कांग्रेस के साथ मिलना है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलना है, हमें यूनाइट होना है। लेकिन वो भी यूनिटी पूरी तरीके से नहीं आई थी और एक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुका था, कैलिफेट, जिसको हम लोग खिलाफत भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हम देखेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ये आप देख सकते हैं, देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, यहाँ पे टैंक्स है, यहाँ पे सैनिक है, ये सारी चीज़। तो हम देखेंगे जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, ठीक है, तो एक प्रकार का इन्फ्लेशन बढ़ गया था और जितने भी फोर्स थे, रिक्रूटमेंट थे, रूरल एरिया में हो रहे थे। और 1900 हम कह सकते हैं 1921 और 12 और 13 मिलियन लोग जो मर गए वर्ल्ड वॉर में। आप कह सकते हैं कि कितने लोग मर गए, 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। जब इतने ज़्यादा लोग मर जाएंगे तो एक तरीके का फेमाइन आ जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर में। फेमाइन मीन्स आप कह सकते हैं भूखमरी, ठीक है, भूखमरी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो लोग हैं ये इस होप में जी रहे थे कि जब वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाएगा तो कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ऑप्टिमिस्टिक लोगों की कमी दुनिया में है नहीं, लेकिन दुनिया बहुत ही रूथलेस है। तो हम लोग देखेंगे लोगों ने सोचा कि ठीक है, हार्डशिप करते रहेंगे, वॉर खत्म हो जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में वो होता ही नहीं है। चीज़ें और भी वर्स हो जाती हैं, प्राइजेस और इंक्रीज हो जाते हैं और इस स्टेज पे कई जगह पे न्यू लीडर अपीयर होते हैं और वो लोग नए नए मोड ऑफ स्ट्रगल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में। और ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है आपका खिलाफत मूवमेंट। उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आएंगे कि सत्याग्रह का आइडिया क्या होता है। हर जगह पूछा जाता है कि सत्याग्रह है क्या, सत्याग्रह है क्या। एक्चुअली ये आइडिया वो है कि जब आप सच्चाई के लिए कितनी ही बड़ा ऑपरेसर हो, बहुत बड़ा ऑपरेसर हो, इंपीरियल स्टेट हो या जो भी हो, लेकिन आपका कॉज अगर सच्चा है, ठीक है, तो आप नॉन वायलेंटली तरीके से प्रोटेस्ट करोगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सजेस्ट करता है कि आपका कॉज सही होना चाहिए, ऑपरेसर कितना भी बड़ा हो, आपको फाइट करना है, लेकिन कैसे करना है बेटा, नॉन वायलेंस तरीके से, वायलेंस नहीं करना। गांधी जी हमेशा मना करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक प्रकार का अपीलिंग है कि हमें क्या करना है। जो ऑपरेशर थे इंडिया में, ऑपरेशर थे ब्रिटिश, बहुत रूथलेस थे वो ब्रिटिशर्स के कॉन्शियसनेस को हमें सही करना है, मीन्स कि उनके मन की भावना को बदलना है। ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है, कि हो सकता है गांधी जी का बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं कोटेशन, कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, हो सकता है उसका मन चेंज हो जाए। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स जो ऑपरेसर थे, तो सत्याग्रह का मोटो यही था कि ऑपरेसर के दिमाग को हमें चेंज कर देना है अपनी अच्छी भावना के साथ। और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सत्य के लिए आग्रह। क्या कह सकते हैं बेटा, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है ना। हम जब सत्य के लिए आग्रह करेंगे उसी को सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि इस आइडिया को लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि हम जब भी देखेंगे ना इंडियन हिस्ट्री में, तो हम लोग मोरली बहुत ही हमेशा अच्छे इंसान रहे हैं। ब्रिटिशर्स की तरह धोखेबाज नहीं, यूरोपियन की तरह धोखेबाज नहीं। हमारा मोरालिटी इतना अच्छा होता था कि हमारे घरों में दरवाजे भी नहीं होते थे, चोरियां भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो हम लोग मोरली बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पीपल थे। तो हम देखेंगे इस स्ट्रगल के साथ साथ एक ट्रूथ का कॉन्सेप्ट आता है, जो गांधी जी के साथ ऐसा जुड़ जाता है कि उन्हें बहुत बड़ी विजय दिलाता है। गांधी जी का यही मानना था कि अगर आपका कॉज सच्चा हो तो आप दुनिया में कोई भी जंग जीत सकते हो नॉन वायलेंटली तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सत्याग्रह, ठीक है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं गांधी जी की बहुत ही ज़्यादा बहुत आइकॉनिक पिक्चर्स है, जहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे गांधी जी हैं, नेहरू जी है और कई सारे लीडर्स हैं, ठीक, जिसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक रैली में जा रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो
आगे हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया में गांधी जी तो आए, वो लोग इंडिया में पूरी जगह घूम रहे हैं इधर उधर, वो थे तो एक्चुअली आप कह सकते हैं बैरिस्टर, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा उनको सक्सेस मिला था साउथ अफ्रीका में। और जब वो इंडिया में आते हैं तो आप ये कह सकते हैं जैसे ही जब वो इंडिया में आते हैं ना बेटा, तो 1916 में वो चंपारण जाते हैं। चंपारण बिहार का एक इलाका मैं गया हुआ हूँ, आज भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा डेवलप एरिया है नहीं। तो जब वो चंपारण में जाते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम था जहाँ पे किसानों को एक पर्टिकुलर लैंड के पर्टिकुलर हिस्से पर ब्रिटिशर्स के द्वारा ज़बरदस्ती कैश क्रॉप उगाया जाता था, जिसमें उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था और उसमें नुकसान अलग। एक फार्मर अगर कोई भी ज़मीन पे ज़बरदस्ती उसको उगाया जा रहा है तो उसकी ज़मीन की मिट्टी की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। दूसरी चीज़, ये पानी इतना लेता था कि जो इनका रेस्ट जो ज़मीन है, ठीक है बेटा, जो इनका रेस्ट ज़मीन है उसके लिए अच्छे से पानी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये भी खराब, ये भी खराब। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं, पीजेंट के समस्याओं को सुनते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जब ये सारी चीज़ों को समझते हैं तो उनको ये पता चलता है कि यहाँ का जो प्लांटेशन सिस्टम है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो टोटली रॉन्ग है और यहाँ के किसानों के ऊपर बहुत ही बड़ा अत्याचार है। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी वहाँ पे जाते हैं और एक कह सकते हैं कि केस फाइल करते हैं। केस वो हार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बड़े ग्रुप में, एक बार मैंने फिर बताया आपको बेटा कि सत्याग्रह करते हैं। क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। किसानों के साथ मिल करके वो सत्याग्रह करते हैं और वो सत्याग्रह बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। गांधी जी जीत जाते हैं और ब्रिटिश सरकार झुक जाती है। वो जो यहाँ बाउंडेशन लगाई होती है वो किसानों को फ्री फील में कर देती है कि अगर आपको करना है तो आप अपने मन से कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक प्रकार की जीत ही है आप कह सकते हो। तो जब यहाँ पे उनको ये जीत मिल जाती है तो फिर वो आगे के लिए प्रोसेस होते हैं, आगे वो जाते हैं। फिर जब वो जाते हैं तो इसी ईयर 1 साल के अंदर ही वो खेड़ा जाते हैं। खेड़ा जो है गुजरात का एक इलाका है, ठीक है। खेड़ा में जाते हैं, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे वो देखते हैं कि किसान जो है बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्टेड हैं। किससे? वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्राउट आ गया था, ठीक है। जब ड्राउट आ गया था तो क्रॉप पूरी तरीके से सूख गया। जब पूरी तरीके से क्रॉप सूख जाएगा बेटा तो वहाँ क्या फैलेगा? बीमारियाँ फैलेंगी, फैमिन आएगा, प्लेग आएगा, लोग मरेंगे। लेकिन इतना कुछ देखते हुए भी वहाँ के पीजन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देती है। वो क्या करती है? टैक्सेस जो थे वो उतने ही थे, ठीक है। और एक किसान वो देगा कहाँ से? इससे अच्छा वो मर जाए। गांधी जी वहाँ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। आप ये देख सकते हैं आइकॉनिक वीडियो फोटो है यहाँ पे, जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनके साथ ह्यूज अमाउंट में पीजेंट्स हैं। ये सी आप देख सकते हैं और ये एक अधिकारी से यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब गांधी जी खेड़ा में जाते हैं फिर अगेन वो कौन सा प्रोस्पेक्ट लेके आते हैं? सत्याग्रह का प्रोस्पेक्ट। शांति से बैठ करके प्रोटेस्ट करना है। और जब भीड़ बहुत ही ज़्यादा ओवर एजिटेटेड हो जाती है तो आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे झुकती है, ठीक है। और फिर उनका जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन उनमें उनको रिलैक्सेशन दे दी जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि गांधी जी चंपारण जब गए थे वहाँ पे भी एक प्रकार का उन्हें सक्सेस मिला बेटा। फिर जब वो खेड़ा जाते हैं गुजरात में, वहाँ पे भी एक प्रकार का उनको सक्सेस मिलता है। तो स्टेप बाय स्टेप गांधी जी इंडिया के जिन जिन पार्ट्स में जा रहे हैं वहाँ पे उनको एक तरीके से सक्सेस भी मिल रहा है और लोगों का बिलीव भी उनके ऊपर बढ़ रहा है। अब हम लोग और देखते हैं आगे जब हम लोग देखते हैं उसी टाइम रॉलेट एक्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती है। मैंने इसमें मेंशन किया होगा या नहीं भी किया होगा तो मैं आपको, हाँ, यहाँ पे 1918 में अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती है, जिसमें गांधी जी जाते हैं। मिल वर्कर्स के साथ वो खड़े होते हैं, ठीक है। और जो मिल वर्कर्स की परेशानियां हैं उनको सुनते हैं, उनके कॉज को भी वो सही समझते हैं। और वहाँ पे जब वो कॉटन मिल में मिल वर्कर्स के साथ खड़े होकर के अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो फाइनली उनको अगेन वेवर मिलता है और जो उनका बोनस अमाउंट है वो उन मिल वर्कर्स को दिया जाता है, ठीक है।
अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो रोलेट एक्ट, ये रोलेट एक्ट जो है 1919 में, ठीक है, 1919 में इंडिया में आता है और ये पूरे भारत पे लागू कर दिया जाता है, ठीक है। रोलेट एक्ट जो है पूरे भारत पे लागू कर दिया जाता है। तो गांधी जी भी सोचते हैं कि जब भारत पे ये लागू कर दिया गया है तो क्यों ना मैं भी इस एक्ट के खिलाफ पूरे इंडिया को इकट्ठा करूं, क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिससे सभी भारतीय मिलकर इस एक्ट के बारे में अपोज करें। तो इस एक्ट में था क्या, इस रोलेट एक्ट में पूरी तरीके से जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी, साम्राज्यवादी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, उस काउंसिल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ एक लॉ था जिसमें यह बताया गया था कि कोई भी प्रकार का इनॉर्मस पावर जो है, ठीक है, सभी प्रकार से ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा। वो चाहे किसी को भी पकड़े जेल में डाल दें, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी और 2 साल तक बेटा वो जेल में, जैसे अभी आसपा इंडिया में आसपा लगता है इस समय, ठीक है। आसपा इसलिए लगता है कि अगर आप देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके ऊपर आसपा लग सकता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था। अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आसपा की तरह ही एक रोलेट एक्ट था जिसमें वो किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रिजनर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल प्रिजनर और एक होता है क्रिमिनल प्रिजनर। अब आप बताओ, कोई देश को आजाद करा रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाए, क्या उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा एज ए क्रिमिनल? नहीं ना। तो इसी के अगेंस्ट गांधी जी जो है वो नेशनल वाइड वो क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। और आप देख सकते हो तभी गांधी जी चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस हो जाए, ठीक है, जो क्या करे, रोलेट एक्ट को अपोज करे और हड़ताल बुला ली जाती है 6 अप्रैल से। आप ये न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, द आवर ऑफ अ ट्रायल, मीन्स ये एक हमारे परीक्षा का समय है, ठीक। भारत को एक होना है, ब्रिटिशर्स को मार भगाना है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है फिर। तो जब हम आगे देखते हैं इसी टाइम एक इंसिडेंट हो जाता है जलियांवाला बाग। किसी भी इवेंट को हम प्रोस्पेक्टली ले करके चलेंगे बेटा, ठीक है, कि कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा इवेंट बाद में हो रहा है, ठीक है। जलियांवाला बाग अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग जो है वो 13 अप्रैल को हुआ था बेटा, 13 अप्रैल 19, यहाँ पे डेट्स भी होगा, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है जो पूरे इंडिया को शॉक मिला देता है, क्योंकि गांधी जी एक तरीके से जब एक कॉल दे देते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना है, नॉन वायलेंटली तरीके से पंजाब के कुछ इलाकों में ये चीज़ हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या इम्पोज कर दिया जाता है, सेक्शन 144, धारा 144। लेकिन हमारे इंडिया में आज की तरह न्यूज़ पहले स्प्रेड नहीं होती थी बेटा। अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वो चीज़ जो है वो बहुत ही बाद में पता चलती थी लोगों को। तो इसी इग्नोरमिटी के कारण इंडिया में हम लोग देखेंगे कि 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और यही न्यूज़ स्प्रेड नहीं हो पाया अमृतसर में, और लोग जो हैं वो निकल गए। अब वो लोग बैठ करके निकल भी गए तो एक जगह थी वहाँ पे, जलियांवाला बाग है, वहाँ पे बैठ करके सभा में लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि कोई बंदूक लेकर के या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वायलेंटली, नॉन वायलेंटली तरीके से। तो ये देखिए एक आइकॉनिक पिक्चर है जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे क्या हो गया, वेट, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, शूट कर रहे हैं। ये देखिए शूट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग भागे जा रहे हैं, कोई जगह नहीं है, लोग मार दिए जाते हैं, ठीक है।
तो रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, शॉप बंद हो जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था अब इनको मार के भगा देना है नॉन वायलेंटली तरीके से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती कि इन लोगों को पूरी तरीके से दबाओ, भाई नहीं दबाया जाएगा तो प्रॉब्लम तो हम ही लोग को हो जाएगी ना। तो जितने भी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट के लोग थे जो इस प्रकार के चीज़ों में आगे आ रहे थे, उनको एक सबक देना था कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। तो लोकल लीडर्स को पकड़ लिया जाता है। अमृतसर में महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद 10 अप्रैल के दिन पुलिस जो है अमृतसर में, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रही होती है पीसफुल तरीके से। जो लोग होते हैं वहां पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो जनरल डायर अपने कमांड में ऐसे गोली चलवाता है और कई लोगों की मौत हो जाती है। और ऐसी भी चीज़ें सुनाई जाती हैं कि वहाँ पे एक वेल था, वेल जो है डेड बॉडीज से वो भर गया था, लोग भाग नहीं पाए थे, ठीक है। और पूरे देश में आक्रोश का माहौल हो जाता है, सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक। और 13 अप्रैल को, जैसा मैंने कहा, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना, जिसको मैं कहूँगा हीनियस एक्ट, ब्रिटिशर्स के द्वारा कमिट किया जाता है जलियांवाला बाग में। डायर घुसता है, लोगों के एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करता है, चूँकि वही पॉइंट था जहाँ से लोग आ सकते हो जा सकते हैं, उसे ब्लॉक करता है और गोली चलाता है। फिर बाद में जब कमीशन बैठता है और उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा किया क्यों, तो वो सीधे बोलता है मैं एक प्रकार का संदेश देना चाहता था नेशनलिस्ट लोगों को कि अगर आप लोग ऐसा कुछ करोगे तो गोली से भून दिए जाओगे। मीन्स यू जस्ट हैव टू बी इनसाइड योर होम। इफ सेक्शन 144 इज इम्पोज्ड देन डोंट टेक इट लाइटली। हैव यू अंडरस्टूड ना। तो हम देखेंगे इसी तरीके से जलियांवाला बाग का न्यूज़ जो पूरे इंडिया में फैलता है, ठीक है, तो पूरी तरीके से स्ट्रीट्स जो है वो भर जाते हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा। और गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्ड करती है, बहुत ही ब्रूटली तरीके से लोगों को मारा जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और ये वायलेंस जब स्प्रेड होता है तो महात्मा गांधी जो है वो अपने मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है और अपोजिट रिएक्शन होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। फिर हम लोग देखते हैं खिलाफत मूवमेंट, जो अभी हमने पहले बात किया था, खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में ये जो एम्परर आपको दिख रहा होगा, ये ऑटोमन एम्पायर का एम्परर है, प्रेजेंट टाइम टर्की, और उसके रिलेवेंट जो एरिया है अरब कंट्रीज, वहाँ पे एक राज्य हुआ करता था, देश यू कैन से दैट, तो वो ऑटोमन एम्पायर था। ब्रिटिशर्स वहाँ के किंग को हराते हैं, ठीक है, वहाँ के किंग को हरा करके ये जो महाशय हैं इनको हरा करके वहाँ से डिस्पोज कर देते हैं। और चूंकि मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसको उम्मा बोलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे मुस्लिम किसी भी तरीके से अरब में कुछ भी होता है तो सब एक हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी इसका रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग सत्याग्रह जो था वो लिमिटेड था, कुछ सिटीज़ में, कुछ टाउन्स में, और इंडिया में बस सिटी ही टाउन का ज़रूरत नहीं था। ये जो सत्याग्रह था इसको पूरे इंडिया में हमें स्प्रेड करना था। और उस टाइम इंडिया बस सिटी ही नहीं, ज़्यादातर वहाँ गांव के हिस्सों में हमें प्रोटेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो महात्मा गांधी जी ने फील किया कि थोड़ी सी कमी रह गई है, लोग थोड़े इलिटरेट हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि नॉन वायलेंटली तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना है। और दूसरा, लोगों को यूनाइट करना है। लोग कास्ट में जो आप कह सकते हैं कि बटे हुए हैं, धर्म के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, और इस बेस पे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंडियन पीपल को यूनाइट करना होगा। कि कैसे? ऑन द बेस ऑफ नेशनलिज्म, जो आपका चैप्टर का जो मेन टाइटल है नेशनलिज्म, उस पे। तो हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
जब खत्म हो जाता है, ओटोमन एम्पायर जो टर्की का हिस्सा था उसको हरा दिया जाता है, वहाँ के एम्परर को हटा दिया जाता है और इस्लामिक वर्ल्ड में इसको कैलिफेट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में खलीफा बोलते हैं। कई सारे सॉन्ग भी हैं बुर्ज खलीफा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। खलीफा मीन्स यू कैन से दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है, रिलीजियस एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन। सो आगे जब हम देखेंगे, जब कैलिफेट को वहाँ से हटा दिया जाता है, हटाने का मतलब उनके पावर को सीज कर दो, उतना पावर ही ना दो ना उनको, ही कांट होल्ड टू मच आर्मी, दैट्स वाई। तो वहाँ के कैलिफेट को पावर से आप कह सकते हो उसके पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है। कैलिफेट कमेटी बैठती है इंडिया में, और बॉम्बे मार्च 1919 में जो अली ब्रदर्स होते हैं, पहले का नाम मोहम्मद अली और दूसरे का नाम शौकत अली, और ये जो ब्रदर हैं उनके फेस को आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको अब अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये जो दो ब्रदर्स हैं, ठीक, ये और ये, एक का नाम है मोहम्मद अली और एक का नाम है शौकत अली, ठीक है। नाउ तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, इनको उम्मा की बहुत फिक्र थी, मुस्लिम ब्रदरहुड की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फिक्र थी। तो ये लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोगों को यूनाइट करते हैं और ये कहते हैं कि टर्की एम्पायर में हमारे राजा के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये टोटली गलत है, हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होना होगा। तब जाकर के गांधी जी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अभी तक हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग थे, एक पेड़ के दो शाखाएं जो अलग अलग जा रहे हैं, अब इन्हें मिलाने की ज़रूरत है। कैसे मिलाएंगे भाई, इनके जो कैलिफेट का इनका जो प्रॉब्लम है उसमें कांग्रेस इनका सपोर्ट कर दे, और जो मुस्लिम्स हैं उनका कॉज भी एक, हमारा कॉज भी एक, ठीक है। दुश्मन अगर कोई है और उसका कोई दुश्मन है तो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होगा ना, सेम चीज़ है। तो गांधी जी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मुस्लिमों को एक साथ लाते हैं, एक टर्म, एक अम्ब्रेला मीन्स आप कह सकते हैं नेशनलिज्म के अंडर ब्रिटिशर्स को भगाना है, हमारा कॉज यही होना चाहिए। तो कैलकाटा में सेशन होता है जहां पे सितंबर 1920 में वो कांग्रेस लीडरों को कन्विंस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मुस्लिम लीडर्स को साथ में ले करके कैलिफेट जो खिलाफत का मूवमेंट हो रहा है, कैलिफेट मूवमेंट, उसको भी सपोर्ट देना चाहिए, और इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट हमें उनसे सपोर्ट लेना चाहिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्योंकि अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो हम ये देखते हैं कि बिना यूनिटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब जब यूनिटी स्टार्ट हो जाती है, अदर लीडर भी कन्विंस हो जाते हैं, तब जाकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और खिलाफत मूवमेंट भी साथ में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कॉज क्या होता है, स्वराज स्वराज की धारणा, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सेल्फ रूल, ठीक है। स्वराज की धारणा ये अभी से नहीं, 1857 से ही थी, जब ब्रिटिशर्स आए थे। तो स्वराज की धारणा मीन्स सेल्फ रूल, जहां पे हम इंडियंस खुद से क्या करेंगे, अपने लोगों के लिए सारी समस्याओं को देखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं, गांधी जी ने बताया है, ठीक है, अपने बुक हिंद स्वराज में, ठीक है बच्चा, वो अपने हिंद स्वराज में 1909 में, ठीक है, गांधी जी ने बताया था, ठीक है, कि 1909 में ये उन्होंने बताया हुआ है, ऑन रिकॉर्डेड, वेल डॉक्यूमेंटेड है, ठीक, कि ब्रिटिश रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुई तो है इंडिया में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडियंस ने उनका कोऑपरेशन किया है, सहयोग दिया है। बिना सहयोग के ब्रिटिशर्स इंडिया में आ ही नहीं पाते। जैसे रावण के राज्य को ख़त्म करने के लिए विभीषण का सबसे बड़ा हाथ था, तो भारत को गुलाम करने के लिए हमारे ही देश में कुछ विभीषण भी थे, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इनको सरवाइव करना इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो गया था क्योंकि इंडियंस ने कोऑपरेशन किया था, ठीक है, तभी ये लोग सरवाइव कर पाए। अगर इंडियन रिफ्यूज कर दें
किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन मीन सहयोग, कि हम ब्रिटिशर्स का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में 1 साल के अंदर खत्म हो सकता है और स्वराज जो है स्टैब्लिश हो सकता है। उनका ये अजम्पशन था कि अगर हम चाहें और अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी कोऑपरेशन ना रखें तो साल भर के अंदर हमें खुद का सेल्फ रूल मिल जाएगा, मीन्स हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने मूवमेंट को प्रपोज किया था, ठीक। उसमें कुछ चीज़ें थी कि अगर आपको कोई भी टाइटल्स मिला है, अब ये होगा टाइटल क्या सर, कोई ट्रॉफी मिली है, नहीं, नाम के आगे सर लगा दिया जाता था, ठीक है, सर। और हमारा नेशनल एंथम जिन्होंने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उनको भी सर की उपाधि मिली थी। तो जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है तो सर की उपाधि सबसे पहले दे दिया, ये जो है दे देते हैं, गिव अप कर देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी उपाधि अगर तुम हमारे लोगों के प्रति ऐसी भावना रखते हो। दूसरी चीज, हमें टोटली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का और उनके द्वारा बेचे गए सामानों का, जो इंपोर्ट इंडिया में ब्रिटिशर्स कर रहे थे चीज़ें, वो बाहर से मंगा रहे थे, वो भी ब्रिटेन से ही आती थी, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें क्या करना था, टोटली बायकॉट करना था। और पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को हमें सपोर्ट करना था। सिविल डिसोबीडियंस मीन्स किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है अंग्रेजों का, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और देखेंगे कि समर 1920 मतलब गर्मियों का टाइम था। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे इंडिया में अच्छी तरीके से घूमते हैं, सपोर्ट इकट्ठा करते हैं कि इस बार तो उन्हें साल भर में हटा ही देना है, भगा देना है, मार देना है, जो भी कर देना है, ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंटली तरीके से। लेकिन कांग्रेस के अंदर कई सारे लोग थे जो इस चीज से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि हमें काउंसिल इलेक्शन का, ठीक है, बायकॉट करना चाहिए, जो होने वाला था 1920 में। अंग्रेजों ने एक प्रकार का, आप कह सकते हो, लोगों को पैसिफाई करने के लिए, दिखावा करने के लिए एक तरीके से एक इलेक्शन का, कह सकते हो ना, कि फेक तरीके का इलेक्शन करवा दिया था। जैसे अभी आपका कोई विधायक है, क्या हो उस विधायक के पास कोई पावर न हो, काम तो डीएम ही करेगा, जो किसके अंडर होगा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। एडमिनिस्ट्रेशन में होते हुए भी अगर कोई चुन के आ रहा है तो उसके पास कोई पावर नहीं है। ऐसा पावर लेकर के हमारे पास हो तो मतलब भी क्या कि हमारा नेता कोई काम ना करा पाए। तो हम लोगों ने मोस्टली, जो कांग्रेस जो थी, वो कहा कि काउंसिल इलेक्शन का हमें क्या करना है, बायकॉट करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज, ये लोग इस चीज से भी डर रहे थे कि शौकत अली और महात्मा गांधी इंडिया में घूम तो रहे हैं, इंडिया में लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, ये ना हो कि वायलेंस हो जाए। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वायलेंस हो भी जाता है तो गांधी जी बार बार डर क्यों रहे थे वायलेंस, क्योंकि उसमें हमारी भलाई ही थी। अगर कहीं भी वायलेंस हो जाता था तो ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से लाइसेंस मिलता था, मार डालो, ठीक है। अगर ये चीज नॉन वायलेंस तरीके से होता था तो वर्ल्ड ऑर्डर का प्रेशर होता था ब्रिटिशर्स के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास ब्रिटिशर्स थोड़े वीक हो गए थे, इतना उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं था, स्टैचर नहीं था, आप ये कह सकते हैं। तो नॉन वायलेंटली तरीके से गांधी जी इसीलिए चीज़ों को प्रोस्पेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स के ऊपर वर्ल्ड का क्या बना रहे, एक प्रकार से प्रेशर, ठीक है, कि अगर कोई आपके साथ बुरा नहीं कर रहा है तो आप क्यों ब्रूटली लोगों को मार रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का तरीका था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। तो कह सकते हैं कि इसी महीनों के बीच सितंबर और दिसंबर में एक प्रकार का इंटेंस टसल हो जाता है कांग्रेस में, और कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर में। टसल क्यों होगा बेटा, मैं बताया था, कुछ लोगों का मानना था मूवमेंट को स्टार्ट ना करो, कुछ लोगों का कहना था काउंसिल इलेक्शन में मत लड़ो। तो दो विचारधाराएं थी, गांधी जी इन चीज़ों को लीड कर रहे थे। तो नागपुर के सेशन में जो दिसंबर 1920 में होता है तो एक प्रकार का कंप्रोमाइज होता है, ठीक है, क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन किस तरीके से,
नॉन वायलेंटली तरीके से। इसके लिए हमें पूरे इंडिया में जाकर अगर लोगों को अवेयर करना है तो करेंगे, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम होगा वो टोटली नॉन वायलेंटली तरीके से होगा। आप यहाँ देखिए, गांधी जी पूरे इंडिया में इंटेंसिवली जाकर के टूर कर रहे हैं, गरीब लोगों को समझा रहे हैं, महिलाओं को समझा रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं इंडियंस को समझा रहे हैं। देखिए इधर आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर जब हम लोग आगे देखेंगे, अब यहाँ पे ये होता है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होता है और कैलिफेट जो खिलाफत मूवमेंट है उसका साथ मिल जाता है, ठीक है, तो ये सब 1921 में स्टार्ट हो जाती है। चीज़ों को ध्यान से समझना है बच्चा, याद रखना। अगर मैं कहूँ 1915 में गांधी आए थे, ठीक है, गांधी जी 1915 में आए थे। इवेंट को सीक्वेंस के तरीके से लेके चलना है। 1919 में गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, और इसी साल जलियांवाला बाग भी होता है। तो सत्याग्रह प्लस जो रॉलेट एक्ट है वो भी स्टार्ट हुआ था, और गांधी केम इन इंडिया। ठीक है। अब जब हम इवेंट को अच्छे से फॉर्मलाइज करेंगे ना, तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, क्योंकि इवेंट ही हमें एक तरीके का नॉलेज देते हैं कि कौन सा इवेंट कब होता है, जिसके कारण एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट पे पड़ता है। ठीक। और गांधी जी इसी 1919 और 20 में जब खिलाफत मूवमेंट भी इसी टाइम होता है। ठीक। जब खिलाफत मूवमेंट इसी टाइम हो रहा है तो गांधी जी 1920 के लगभग सबको कन्विंस कर लेते हैं हमें क्या करना है, एक प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट करना है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगा। ठीक है। तो बेटा हम लोग जब देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट सेम है लेकिन रिएक्शन अलग अलग हो रहा है, तो हम देखेंगे जो मूवमेंट स्टार्ट होता है टाउन में वो अलग तरीके का होता है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ रहे हैं, ठीक है, कॉलेजेस को छोड़ रहे हैं, टीचर्स रिजाइन दे रहे हैं, लॉयर्स जो हैं वो अपना प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं कि मुझे नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी का साथ देना है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं जब काउंसिल इलेक्शन होता है तो टोटली उसको बाइकआउट कर दिया जाता है, लोग वोट नहीं देने जाते हैं, इंडियंस उसमें कंटेस्ट नहीं करते हैं। ठीक। तो अभी तक वीडियो में जो हम लोगों ने देखा, इस चीज़ों को मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ। 1915 में गांधी इंडिया में आते हैं, 1919 में वो सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, और 13 अप्रैल 1919 उसी साल क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है, और जिसमें कई जगह पे नॉन वायलेंट तरीके से उसका प्रोटेस्ट होता है, लोग गुस्सा में इसका एजिटेशन दिखाते हैं, फिर गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। ठीक है। देन उसके बाद मार्च 1919 में ही, इसके पहले जलियांवाला बाग के पहले ही एग्जाम में कभी भी पूछे कैलिफेट मूवमेंट जो है कमेटी जो इंडिया में कब फॉर्म हुई थी, तो जलियांवाला बाग के पहले फॉर्म हुई थी। तो जलियांवाला बाग के पहले जब ये चीज़ फॉर्म हो जाती है तो गांधी जी देखते हैं कि अलग मूवमेंट हमें स्टार्ट कराना है जिसमें लोगों को यूनाइट करने की ज़रूरत है। ठीक। तो यूनाइट करने के लिए वो लोग मुस्लिम का साथ देते हैं 1920 के अकॉर्डिंग, एक प्रकार से कांग्रेस के सेशन में। ठीक है। लोगों को कन्विंस कर लिया जाता है। ठीक। और ये मूवमेंट चल रहा है, और अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ये मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा है। आगे क्या होगा इसको देखने के लिए आप हमारे सेकेंड पार्ट से जरूर जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू।